हेलो एवरीवन, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। नीट सुपर डुपर सीरीज का हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका अब बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने ये देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन का दो रिजल्ट निकला, एक बना एम्ब्रियो, एक बना एंडोस्पर्म। अभी दोनों बन गया, इसके आगे होगा क्या? देखो भाई, एम्ब्रियो है हमारा मेन बच्चा और एंडोस्पर्म है खाना पीना, ठीक है। तो हमारा एम्ब्रियो जो कि बच्चा है वो सोचता है अगर मैं पहले बड़ा हो गया तो मुझे खाने का माल कहाँ से मिलेगा, क्यों ना मैं पहले दिमाग लगाऊं। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्यों ना मैं पहले एंडोस्पर्म को अच्छे से बनने दूं। अगर खाना ढंग से मिलेगा तो मुझे माल मिलेगा, मुझे माल मिलेगा तो मैं मस्त ग्रो कर पाऊंगा। तो हमेशा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। क्यों होता है अपन को रीजन पता चल गया। चलो अब यार, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, यही आगे जाके डिवाइड करके आपका एंडोस्पर्म बनाते हैं। और एंडोस्पर्म, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फूड रिजर्व होता है, भोजन खूब सारा रिजर्व, फ्रिज होता है खाने का, है ना। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके और वो मस्त ग्रो कर सके, ठीक है। अब यार, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब ये तीन बड़े मज़ेदार तरीके हैं, हमारी एनसीईआरटी में दो डिस्कस हो रहे हैं, फर्स्ट टू। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो होता क्या है, जैसे ये रहा आपका एंडोस्पर्म, ठीक है, ये रहा इसके ये है आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये रहा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या करना है? सेल डिवीजन करना है। बेटा तुम्हें याद है सेल डिवीजन के दो स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल फॉर्म होता है। तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहता है यार अगर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं क्या करूंगा। देखो ये क्या कहता है, ये बंदा सबसे पहले दाएं 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 कर कर न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है। यानी कि सबसे पहले धमाधम कैरियोकाइनेसिस करता जाता है। साइटोकाइनेसिस क्या आते हैं पता ही नहीं है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। तो एज अ रिजल्ट खूब सारे गोले 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 गोले, मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्योंकि खूब सारे न्यूक्लियस है तो मैं क्या इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसीशियम कह सकते हैं हम इसे। सिंसीशियम का मतलब होता है एक्चुअली में जहाँ पे खूब सारे न्यूक्लियस हो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये सारा काम हो जाएगा तो फाइनली जब ये खत्म तो अब ये क्या करेगा, फटाफट 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 सेल वॉल बनाता जाएगा। तो ये कितना आसान है, देखो यही करना चाहिए हमें भी। पहले धाए 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 न्यूक्लियस बन गया, उसके बाद फट 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 सेल वॉल बना दिया। तो ये सबसे कॉमन तरीका होता है। देखो प्लांट्स कितने इंटेलिजेंट है ना। चलिए अब नेक्स्ट आता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये ना थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला बंदा है, कहता है ऐसी फालतू हरकतें मैं नहीं करूँगा कि पहले ये धाए 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 एंड देन ये, आई वॉन्ट एवरीथिंग प्रॉपरली। तो ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है ना, ये कहता है भाई ये रहा, मेरे को डिवाइड करना है, मैं प्रॉपरली पहले सेल डिवाइड करूँगा, फिर उसमें क्या करूँगा, वॉल बना दूंगा। फिर सेल डिवाइड होगी, वॉल बनेगी, सेल डिवाइड होगी, वॉल बनेगी। तो हर बार एक सेल से दो सेल बनेंगी, डिवाइड होगी और वॉल बनेगी। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन वाला बंदा है। प्लान ने कहा देख इतना डिसिप्लिन बेटा तू अपने पास रख, हम इतना नहीं कर सकते। सो हम कॉमनली किसको फॉलो करेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन को। क्लियर। अभी तीसरा जो है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं बट बड़ा मजेदार है, सुनो। हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म ना वो टिपोने बच्चे होते हैं ना, चीटिंग करते हैं, वो ना इन दोनों के पीछे बैठा है, वो आधा इसको कॉपी कर लेता है, आधा इसको कॉपी कर लेता है। देखो क्या करता है, सुनो। उसने ना सबसे पहले तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म को देख लिया, तो उसने क्या किया, सबसे पहला डिवीजन जो किया उसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस कर दिया। अभी चीटिंग करने वाले बच्चे ना अंडा शंडा काम करते हैं, तो ये ना गलती से अनइक्वल सेल डिवाइड कर देता है। तो पहला डिवीजन अनइक्वल होता है, कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। दिखा तुमको। अब इसको नेक्स्ट पेपर में झांकता है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को झांकता है, तो कहता है अच्छा 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 ऐसे करना है, पहले धाए 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 न्यूक्लियस डिवाइड, फिर सेल वॉल बनाओ। तो बेटा अगली बार जब ये डिवीजन करता है ना, तो ये इनके अंदर ये जो इसकी अनइक्वल सेल बनी है ना, एक बड़ी एक छोटी, तो इनमें धाए 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 पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन और उसके बाद ये सेल वॉल फॉर्म करता है। तो दोनों की हो गई ना कॉपी, इससे हम बोलते हैं हेलोबियल। ये कुछ मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हमारे कोकोनट भाई साहब और भी महान, ये कहते हैं यार मज़ेदार लग रहा है यार, मुझे तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी मज़ेदार लग रहा है, मुझे तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी मज़ेदार लग रहा है, मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। कैसे? देखो, नारियल में शुरुआत में हम पीते हैं नारियल पानी
और उसके बाद हम खाते हैं नारियल, है ना। तो बेटा इसने क्या किया, जब ये नारियल पानी वाली स्टेट में है ना, इसने क्या किया, उस टाइम पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाया। बोले तो ये जो तुम लिक्विड लिक्विड पीते हो ना स्ट्रॉ से सुड़ुप सुड़ुप करके, वो तुम और कुछ नहीं, फ्री न्यूक्लियस जो है ना उन्हें पी रहे हो एंडोस्पर्म के। तो ये कंडीशन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कुछ टाइम बाद ये कहता है बोर हो गया रे, हट हट हट, धीरे धीरे मलाई बनने लग जाती है। पहले पतली पतली मलाई और धीरे धीरे हार्ड मलाई। और तुम नोट करो, जब भी तुम मलाई खाते हो तो अगर मलाई और पानी दोनों होता है तो वो कंडीशन होती है जब न्यूक्लियर भी और सेल्यूलर भी है ना। तो ये दोनों के मजे लेता है। और एक टाइम बाद जब भी परमानेंटली बोर हो गया, ये सब पे सेल वॉल बनाकर प्रॉपरली क्या बना लेता है, हार्ड सॉलिड एंडोस्पर्म, बोले तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म। आ जाओ डायग्राम देखो, फटाफट देखो, क्योंकि कोकोनट ड्रूप का भी एग्जाम्पल है, कोकोनट ड्रूप फ्रूट का भी एग्जाम्पल है। तो फटाफट देखो, ड्रूप फ्रूट में ये रहा इसका बाहर की कवरिंग एक्सोकार्प। फिर ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये होता है इसका फाइब्रस ये वाला मीजोकार्प। और फिर अंदर की तरफ आता है एंडोकार्प, जो कि क्या होता है, स्टोनी। फीचर ही होता है ड्रूप फ्रूट का, स्टोनी एंडोकार्प। और फिर ये देख पा रहे हो, ये रहा पानी, ये रहा लिक्विड एंडोस्पर्म। और कुछ टाइम बाद ये वाइट बना देगा, इसी को आप क्या बोल दोगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस। भाई एम्ब्रियोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है, तुमने एंडोस्पर्म बना लिया ना, अब एम्ब्रियो कह रहा है अब मेरी बारी है भाई, खाना रेडी है, अब मैं बनूंगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमें डाइकॉट और मोनोकॉट का पढ़ना है। देखो बेटा, सीड तो दोनों की डिफरेंट होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट की सीड डिफरेंट होती है, बट अर्ली ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना, ये थोड़ा सिमिलर ही है दोनों का। तो दोनों को स्टार्टिंग में साथ में ही पढ़ते हैं। तो सीड डिफरेंट है बट अर्ली डेवलपमेंट दोनों में क्या है, सेम। अब देखो ध्यान से, ओव्यूल का डायग्राम हम सबको याद है ना, कुछ इस तरीके से था ओव्यूल का डायग्राम। मैं बस फटाफट से मेन पार्ट पे आ रही हूँ। ये अभी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो भाई यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म है और यहाँ पर आपका एम्ब्रियो है, यानी कि ये आपका कौन सा पार्ट था, माइक्रोपाइल, और ये वाला साइड था आपका चलाजा की साइड। तो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ पर होगा, माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है। और जाइगोट अब डिवाइड करना शुरू कर रहा है, यही वही एंडोस्पर्म के बाद। चल अब देखो, पहले हम डाइकॉट का एम्ब्रियोजेनेसिस देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, मीरोब्लास्टिक, एंडोस्कोपिक। सुनो, मीरोब्लास्टिक क्या होता है, जाइगोट जो है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो नहीं बन जाता, जाइगोट का कुछ पार्ट एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो अभी तुम समझ जाओगे। तो क्योंकि पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बना रहा, इसलिए आधा बना रहा है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं मीरोब्लास्टिक। क्लियर। और एंडोस्कोपिक का मतलब है ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, ये आप ओव्यूल देख रहे हो, ये अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा एम्ब्रियो, बाहर की तरफ नहीं। तो अंदर एंडोस्कोपिक। क्लियर दोनों वर्ड्स। आ जाइए फटाफट। अब देखो डिवीजन स्टार्ट होता है। सबसे पहला जाइगोट, ध्यान से सुनना, ये डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये जाइगोट जो है, ये पहला ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, ठीक है। नोट करो, ये वाला डिवीजन जो होता है इसे हम ट्रांसवर्स डिवीजन कहेंगे, और ये वाला जो डिवीजन है इसे हम वर्टिकल डिवीजन कहेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टेप में जाइगोट क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। अभी ट्रांसवर्स डिवीजन में ये अनइक्वल डिवीजन करता है। अगेन बेटा, माइक्रोपाइल को थोड़ा सा ना मतलब भारीपन दे रखा है क्योंकि जाइगोट उसकी साइड है। तो अगेन ये जैसे ये रहा आपका ओव्यूल, है ना, ओव्यूल में मैं डायरेक्टली मेन पार्ट बना रही हूँ। तो ये जो डिवीजन होगा ना, ये माइक्रोपाइल साइड हो गया और ये चलाजा साइड हो गया। तो जो पहला डिवीजन होगा वो चलाजा की तरफ छोटा होगा और माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा होगा। क्लियर है। अब ये वाला जो सेल जो चलाजा की साइड बना है, ये आगे जाकर क्या बनने वाला है, आपका एम्ब्रियो। तो उसको हमने नाम दिया है एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल बड़ा सा बना है, इसको तुम क्या बोलोगे, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, बस तुम समझो, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट में क्या होगा, ये डिवीजन थोड़ा सा खतरनाक लगता है बट ये असली में बहुत आसान है। देखो क्या हो रहा है। अब ये जो माइक्रोपाइल की तरफ वाली जो सेल है ना, ये वाली जिसको तुमने क्या नाम दिया है, सस्पेंसर सेल, पहले इसको निपटाओ, इसका सिर्फ एक ही रोल है, वो खत्म कर दो। ये लाइन से खूब सारे ट्रांसफर्स डिवीजन करेगी, दाएं 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 दाएं, और अल्टीमेटली अराउंड 6 to 8 सेल बन जाएगी। वापस सुनो, सबसे पहले जाइगोट ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया, अनइक्वल किया, चलाजा की साइड छोटी सेल जिसको हम एम्ब्रियोनल सेल बोल रहे हैं, और नीचे माइक्रोपाइल की तरफ सेल बड़ी सेल जो है उसको हम सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं। पहले सस्पेंसर सेल का खेल खत्म करो, लगातार इसमें धाएं 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 धाएं
ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। एज अ रिजल्ट तुम्हें 6 से 8 सेल मिलेंगी जिन्हें हम बोलते हैं सस्पेंसर। क्लियर? अभी जो सबसे नीचे की तरफ है जो है सस्पेंसर, इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। इसका काम तुम्हें पता है क्या होता है? देखो, अगर मैं ये देख पा रही हूँ तो बेटा यहाँ पर बनेगी हॉस्टोरियल सेल। अभी आसपास बाहर क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस से भी तो माल खींचना है, तो ये न्यूसेलस से माल न्यूट्रिशन खींचता है। ठीक है? और जो ये ऊपर की तरफ ये बनी, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्लियर? अब ऊपर की तरफ आओ। ऊपर बोले तो अब एम्ब्रियोनल सेल में क्या होगा? एम्ब्रियोनल सेल में नेक्स्ट 3 डिविजन्स में तुम्हें आलू को काट के समझाऊंगी। ठीक है? ये इमेजिन करो, अभी ऊपर की एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है। सबसे पहले ये देख रहे हो चक्कू, सबसे पहले इसके अंदर एक वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। ये देखो, ये मैंने इसको सबसे पहले एक काट दिया, वर्टिकल डिवीजन। ये मैंने यूं काटा, यूं वर्टिकल डिवीजन हो गया, 2 सेल बन गई। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी तो ये मुझे ऐसे ही तो दिखेगा, ये ऐसे ही तो दिखाना पड़ेगा ऊपर से। तो सबसे पहला डिवीजन है वर्टिकल डिवीजन। कितनी सेल बन चुकी है? 2 सेल। तो इसे आप बोलते हो 2 सेल्ड एम्ब्रियो। क्लियर है? अभी इसके बाद नीचे वाला आप सब सेम चलने दो, नीचे में तो अब तुम्हें कुछ नेक्स्ट पढ़ना ही नहीं है। आ जाओ, इसी में ही नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो भी वर्टिकल डिवीजन होगा। ये देखो, ये देखो मैंने क्या किया है, ये पहला था वो भी ट्रांसफर्स किया था, दूसरा भी ट्रांसफर्स किया है। तो बेटा मेरे पास 4 हिस्से बन गए कुछ इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है? अगर मैं तुम्हें ये यूं दिखा रही हूँ तो तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है, पर मेरे को डायग्राम में तो यूं ही दिखाना पड़ेगा ना भाई, 3D थोड़ी बना सकती हूँ। तो एक्चुअली में जो 4 है ना तुम्हें ऐसे दिखा रखे हैं, तो वो तुम्हें टॉप व्यू दिखा रखा है। तो ये स्टेज कौन सी स्टेज हो गई आपकी? 4 सेल्ड एम्ब्रियो। क्लियर है? तो अभी तक आपने कितने डिवीजन किए हैं ऊपर एम्ब्रियोनल सेल में? 2 ट्रांसवर्स डिवीजन। अभी लास्ट वाला, ये कंफ्यूज ना हो जाना, ये लास्ट वाला यूं होएगा, ये लास्ट वाला यूं होएगा। ये कैसा होगा? ये होगा अब आपका इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया कुछ इस तरीके से। अरे बाप रे भाई, बहुत मेहनत लग रही है आलू काटने में, क्योंकि आलू काटने में मेहनत नहीं लग रही, बट वो वैसे ही। तो अब ये देखो, 4 सेल ऊपर आ गए, 4 सेल नीचे आ गए, पर टोटल कितने सेल हो गए? 8 हो गए। तो ये वाला जो आपका 8 सेल स्टेज हुआ ना, ये 8 सेल स्टेज में आपको बनाने के लिए सबसे पहले 2 वर्टिकल यू और लास्ट में एक ट्रांसवर्स करना पड़ा, ताकि आपके पास आ जाए 8 सेल, और इसको हम बोलते हैं 8 सेल्ड एम्ब्रियो। तो एक्चुअली में 8 सेल स्टेज का डायग्राम ऐसे बनता है, पर मैंने तुम्हें लॉजिक समझा दिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, ऊपर की जो 4 सेल होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं एपीबेसल सेल, और नीचे की जो 4 सेल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। ऊपर वाली प्लूम्यूल बनाएंगी, नीचे वाली रेडिकल बनाएंगी। क्लियर? इजी। चलिए आगे आते हैं। तो बच्चों अभी एक बार अगर मैं बोलूँ तो कितने हुए हैं? 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स ऊपर, पर नीचे वाली में तो लाइन से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स ही हुए थे। नीचे वाली कौन सी थी आपकी? सस्पेंसर। ऊपर वाली एम्ब्रियोनल। आ जाइए, अभी ये 8 सेल स्टेज को ऑक्टेंट स्टेज भी बोलते हैं। और अब आती है एनसीईआरटी की स्टेजेस। इसके बाद आपकी इस तरीके से एक स्टेज बनती है जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर से धीरे धीरे हार्ट स्टेज बनता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा धीरे से छोटा सा हार्ट बनता है, तो इसे हम बोलते हैं अर्ली हार्ट। लेटर ऑन ये पूरा हार्ट बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हार्ट स्टेज। अब एनसीईआरटी ने आपको सबसे पहले दे रखी है ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर हार्ट स्टेज, फिर मेच्योर स्टेज, यानी कि ग्लोब्यूलर, हार्ट, मेच्योर। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, गुड HM। HM एक बहुत अच्छी ब्रांड है ना, तो अच्छी गुड HM। सो G से ग्लोब्यूलर, H से हार्ट, M से मेच्योर, क्योंकि ये भी एज इट इज सीक्वेंस में आ जाता है नीट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फाइनली आपके पास आ जाती है मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें 2 कॉटिलिडन बन जाते हैं, क्योंकि डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन होंगे। तो एज यू कैन सी दीज आर 2 कॉटिलिडन। ये आपको जो नन्ना सा बीच में दिख रहा है, दिस इज प्लूम्यूल, और यहाँ में नीचे होता है आपका रेडिकल। और अल्टीमेटली इसी से ही आपका पूरा रूट शूट सिस्टम जो होता है वो बन जाता है। अब धीरे धीरे इस स्टेज तक आते आते आपकी जो नीचे की सस्पेंसिव सेल्स है वो रिड्यूस हो जाती है। पूछो क्यों? भाई इनका काम था, सुनना, इनका काम था, ये रहा ओव्यूल है ना, ये रहा न्यूसेलस, ये रहा आपका एम्ब्रियोसैक, यहाँ आपका बन गया था एंडोस्पर्म, यहाँ बना था आपका क्या? एम्ब्रियो। तो बेटा एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से धक्का खाकर, एक्चुअली में जो सस्पेंसिव सेल है ना वो
एक्चुअली में आपके ये जो एम्ब्रियो है ना, इसको अंदर की तरफ धक्का दे रही है, ठीक है। तो इनका एक काम सस्पेंसिव सेल का तो था ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को अंदर की तरफ धक्का देना ताकि ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले सके। एट द सेम टाइम इसकी ये नीचे वाली जो होस्टोरियल सेल है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करिए न्यू सेल्स से। क्लियर, इजी पीजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अभी ये पूरी चीज़ को हम इमेजिन करें एक्चुअली में कि डायग्राम में कैसे दिखेगा। तो भाई ये तुम्हारा वही पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल और ये रहा ओवरी। ओवरी बेटा अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये रहा आपका ओवरी, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो आगे जाके ओवरी तुम्हारा क्या बनता है, फ्रूट। तो ये रहा ओवरी, अब क्या बन जाएगा, फ्रूट। ये भाई ये क्या है, ओवरी वॉल, ये आगे जाके क्या बन जाएगी, फ्रूट वॉल, ठीक है। अभी अंदर आओ, ये रहा आपका ओव्यूल। अब ये ओव्यूल क्या कहलाएगा, सीड। ये स्पेस क्या था, लोक्यूल। लोक्यूल की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मेन तुम तो डायग्राम देखो। डायग्राम में ये रहा आपका ये सेल्स सस्पेंसर्स, जिसमें से ये रही आपकी होस्ट्यूरियल, जो कि देखो यहाँ से न्यू सेल से न्यूट्रिशन ले रही है, और ये रहा आपके दो कॉटिलेडन्स। डायग्राम इमेजिन हो पा रहा है, लेबलिंग्स है, अच्छे से पढ़ना। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब मैक्सिमम तो न्यू सेलस खा लिया जाता है, पूरा ले लेते हैं अपन, मतलब अपन तो नहीं, सॉरी, प्लांट्स पूरा न्यू सेलस यूज़ कर लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए। पर कुछ बार न्यू सेलस का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है। अगर रह जाता है तो एक्चुअली में उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का, पेरिस्पर्म का मतलब क्या है। अगर न्यू सेलस बच जाए, न्यू सेलस रेसिड्यू रह जाए तो उसे हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। दो एग्जाम्पल, काली मिर्ची तुम्हारा गला ठीक करता है, ब्लैक पेपर है ना, और बीट। तो ये दो एग्जाम्पल अपन को याद रखने। अब आ जाओ एनसीईआरटी के डायग्राम देखो भाई। एनसीईआरटी ने फर्टिलाइजेशन दिखाया, ये आपके सिनर्जी डिजनरेट कर रहा है। ऑब्वियसली एक डिजनरेट कर गया था फर्टिलाइजेशन से पहले, एक कर रहा है बाद में। ये बन गया आपका जाइगोट, ये रही आपकी पीईसी, ये रहा आपका पीईएन, और ये एंटीपोडल्स जो है वो भी डिजनरेट करते हुए। अब देखो सबसे पहला ये रहा जाइगोट। बेटा ध्यान रखो, ये डिवीजन जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये नीचे तुम्हें छोटा दिख रहा है, ऊपर बड़ा दिख रहा है। तो भाई हमने ऑपोजिट लिया ना, यहाँ पे चलाजा है, यहाँ पे माइक्रोपाइल है। हमने उल्टा लिया था, हमने नीचे माइक्रोपाइल लिया था, ऊपर से चलाजा। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस तुम्हें इतना याद रखना है, माइक्रोपाइल की साइड सेल बड़ी बनेगी, चलाजा की सेल साइड छोटी बनेगी, ठीक है। ये देखो दो सेल बना, पहला ट्रांसफर्स डिविजन से, फिर आ गया ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब ये रहा तुम्हारे पास पूरा प्रॉपर मैच्योर स्ट्रक्चर। ये आपको दिख पा रहा है प्लूम्यूल, जिससे आगे जाके क्या बनेगा, शूट सिस्टम। ये रहे आपके दो कॉटिलेडन, तभी ये कौन सी सीड है, डाइकॉट। अच्छा, इस एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम बोलेंगे एपिकोटाइल। अभी नीचे वाले पार्ट से क्या बनेगा, रूट, तो रेडिकल है ना। और तुम्हें पता है ना, रूट की कवरिंग टिप जो है वो किससे कवर्ड रहती है, रूट कैप से, ताकि भाई वो सॉइल में पेनिट्रेट कर सके नीचे तक। क्लियर है। चलिए अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भाई ओवरी आगे जाके फ्रूट बनती है, ओवरी बॉल आगे जाके फ्रूट बॉल बनती है, ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है। ओवरी बॉल को जो तुम फ्रूट बोलते हो उसी को ही पेरिकार्प भी बोलते हो। कंफ्यूज, पेरिस्पर्म पेरिकार्प, पेरिस्पर्म न्यूसेलस रह गया, पेरिकार्प फ्रूट की बॉल है, ठीक है। इंटैग्यूमेंट, जो अभी तक तुम्हें इंटैग्यूमेंट दिख रहे थे ना, आउटर इंटैग्यूमेंट, इनर इंटैग्यूमेंट, ये आगे जाके सीड कोट बन जाएगा। तो ये जो सीड कोट है, अब ध्यान से नाम याद करेंगे। बाहर की तरफ अगर तुम इमेजिन करो मैं बाहर की तरफ लेयर हूँ, तो मुझे बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, मेरे टेस्ट ज़्यादा होंगे। तो बाहर वाली का नाम होता है टेस्टा, अंदर वाली का नाम होता है टेगमेन। बाहर वाली के टेस्ट ज़्यादा होते हैं तो टेस्टा, अंदर वाली का नाम टेगमेन। आगे आ जाओ, न्यूसेलस डिजनरेट अगर रह गया तो पेरिस्पर्म, एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, एंड दूसरा बीट। नेक्स्ट आइए, सिनर्जेट, एंटीपोडल्स तो डिजनरेट हो गए। ये डिजनरेट होने के बाद ये भी न्यूट्रिशन की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, हाइलम ऑफ ओव्यूल, हाइलम क्या था, वो पॉइंट जहाँ से ओव्यूल फ्यूनिकल से जो है अटैच था। ये हाइलम अभी भी रहेगा, बट अभी सीड का हाइलम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फ्यूनिकुलस का क्या होता है, फ्यूनिकल का क्या होता है, भाई वो डंडी जो है वो अब सीड की डंडी बन जाती है, सिंपल। नेक्स्ट, माइक्रोपाइल, जी हाँ माइक्रोपाइल अब सीड का माइक्रोपाइल बन जाएगा। इसी से ही आगे जाके जर्मिनेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, वाटर की, ऑक्सीजन की, ये सब इसी से ही आएंगी, क्योंकि छेद है ना ये। और लास्ट चलाजा, चलाजा सीड का चलाजा बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। मोनोकॉट, मोनोकॉट का इनिशियल डेवलपमेंट सेम होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट, नीट में लेबलिंग के लिए एज इट इज आ जाता है। तो भाई पहली बात तो मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन होता है। दूसरी बात,
आप इस कॉटिलिडन को ग्रास फैमिली के अंदर स्क्यूटेलम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में बार बार आता है। मोनोकॉट, कॉटिलिडन, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम, ठीक है। और दूसरी बात, ये स्क्यूटेलम में सीधा नहीं होता है, ये टेढ़ा होता है, लेटरल होता है। लेटरल बोले तो मेन एक्सिस से टेढ़ा, लेटरल। क्लियर है? अब आगे देखो, ये रहा आपका स्क्यूटेलम जो कि क्या है, कॉटिलिडन। कोल्यूप्टाइल, कोल्यूप्टाइल कुछ भी नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की कवरिंग होती है और ये किसको कवर करती है, प्लूम्यूल को। अब देखो कैसे याद रखती हूँ मैं। भगवान जी ने बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी, इनको एक कॉटिलिडन दिया है तो इनको क्या करते हैं, भगवान कहते हैं चल ठीक है, चल तेरे को एक कॉटिलिडन दिया ना तो मैं तुझे दो कमाल की चीज़ दूंगा, कोल्यूप्टाइल, कोल्यूराइजा, जो मैं डाइकॉट को नहीं दूंगा। कोल्यूप्टाइल, कोल्यूप्टाइल पी से पिटाइल यानी कि इसके अंदर आएगा प्लूम्यूल। देखो आ रहा है शूट एपिक्स, आगे जाके हम सीड के स्ट्रक्चर में यही प्लूम्यूल पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी नीचे आओ, यहाँ पर आपको दिखेगा कोल्यूराइजा जो कि आर आ रहा है तो ये रेडिकल की कवरिंग होगा। और रेडिकल डेफिनेटली टिप पे रूट कैप लेके घूमता है क्योंकि रूट को रूट कैप की ज़रूरत है। एंड क्योंकि एक कॉटिलिडन डाइकॉट्स में था, इसमें नहीं है, तो उसका हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई एक कॉटिलिडन था। तो बेटा ये एक कॉटिलिडन जो होता है ना, ये रिड्यूस हो जाता है। ये एपीब्लास्ट जो है ना, ये एपीब्लास्ट कुछ भी नहीं है, ये एक रिड्यूस्ड कॉटिलिडन है। तो भाई यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइकॉट के पास दो कॉटिलिडन है, मोनोकॉट के पास एक कॉटिलिडन है। एक कॉटिलिडन को तुम स्क्यूटेलम बोल रहे हो और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो चुका है जिसको आप एपीब्लास्ट बोल रहे हो। क्वेश्चन क्लियर? पेरिस्पर्म और दूसरा पेरिकार्प, पेरिकार्प वॉल है, फ्रूट वॉल, पेरिस्पर्म न्यूसेलस रह गया है। आ जाइए सीड पढ़ लेते हैं फटाफट। डाइकॉट की सीड है, बीच में आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस के ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा प्लूम्यूल, नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, रेडिकल। नीचे की तरफ रेडिकल के नीचे क्या होगा आपका, रूट कैप। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, इधर की साइड दोनों बगल में आपको क्या मिलेंगे, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के बाहर क्या होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो इंटैग्यूमेंट थी अब क्या बन चुकी है, सीड कोट, और बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टैगमन। क्लियर? सुपर डुपर इजी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आ गया हमारे पास अपना सीड, किसका, मोनोकॉट का सीड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो। नीचे की तरफ है आपका एक कॉटिलिडन, ऊपर की तरफ है आपका एंडोस्पर्म। तो भाई ये जो तुम देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा ये दिख पा रहे हो, कॉटिलिडन को ही तुमने क्या बोला था, स्क्यूटेलम। ये लो जी, ये स्क्यूटेलम आ गया। क्लियर? नेक्स्ट चीज, तुम्हें पता है ना भगवान जी ने एक कॉटिलिडन दिया है तो इसके साथ दो कमाल की चीजें दी है, कोल्यूप्टाइल एंड कोल्यूराइजा। ये देखो भाई, ये रहा कोल्यूप्टाइल, पी से पिटाइल, पी से प्लूम्यूल, ऊपर की तरफ आ गया। नीचे की तरफ रेडिकल, कोल्यूराइजा, आर से राइजा आ गया। क्लियर? स्क्यूटेलम क्लियर है। ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म है जिसके अंदर खूब सारा खाने पीने का माल भरा हुआ है। एंडोस्पर्म के बाहर यहाँ पर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। भाई इस लेयर को इंपॉर्टेंट याद रखना है। एल्यूरॉन लेयर जो होती है ना, ये प्रोटीन में रिच होती है। दिस लेयर इज वेरी रिच इन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे भर भर के प्रोटीन भरा होता है, किसके अंदर, एल्यूरोप्लास्ट में। तुम्हें याद है ना, प्लास्टिड तुमने पढ़े होंगे, प्लास्टिड में तुमने क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था। ल्यूकोप्लास्ट में एक एल्यूरोप्लास्ट पढ़ा था। एल्यूरोप्लास्ट में खूब सारा प्रोटीन होता है, तो इसमें खूब सारा एल्यूरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो एल्यूरॉन जो है, इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है। तुम्हें पता है एंडोस्पर्म का जो आपका प्लॉइडी है वो 3N है, तो भाई एल्यूरॉन का प्लॉइडी भी 3N ही होता है। एंड लास्ट ये पेरिकार्प क्या बला है भाई, पेरिकार्प कहाँ से आ गया, तुम्हें बताया तो सही भाई। ओवरी जो है वो बाद में जाके फ्रूट बन जाती है, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाती है। तो ये बाहर क्या है, फ्रूट वॉल ही तो है, सीड के बाहर फ्रूट वॉल और सीड कोट है, तो ये रही पेरिकार्प। हो गया? चले। अब नेक्स्ट सीड की तारीफ में एनसीईआरटी ने कुछ शब्द लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो। सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हम बच्चे बच्चे को भी पता है। ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ये भी बच्चे बच्चे को भी पता है। आगे इसी के फॉर्म्ड इनसाइड सीड, ये भी बच्चे को भी पता है। आगे आओ, मेच्योर सीड जो होती है वो ड्राई होती है। भाई तुम्हारे घर में जितनी भी किचन में दालें हैं वो ड्राई है ना। अगर तुम अभी ताज़ा बूटे तुम्हें पता है चने आते हैं, हरे चने, अगर तुम ताज़ा खरीद के लाते हो उनमें कितना सारा मॉइस्चर होता है। वही जब तुम्हें ड्राई मिलते हैं, जब उसको सुखा देते हैं तो उसका मॉइस्चर उड़ जाता है, तो उनका मॉइस्चर कम होने के कारण वो ड्राई हो जाती है। तो मेच्योर सीड ड्राई होती है, अराउंड 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ताकि यार मॉइस्चर ज़्यादा होगा और अगर जर्मिनेशन नहीं हुई तो सीड सड़ जाएगी भाइयों। आगे आइए, एम्ब्रियो जब तक
स्थिति बाहर एनवायरनमेंट में सही नहीं होती वो डोरमेंट स्टेज में रहता है। और दो इंपॉर्टेंट वर्ड, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन का मतलब है मॉइस्चर कम होना, और डोरमेंसी, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है सीड के लिए, अनलेस एंड अनटिल बाहर एक अच्छा एनवायरनमेंट ना हो प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब आते सीड के दो टाइप होते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। भाई कुछ सीड जो होती है ना, उनके एम्ब्रियो को अपने एंडोस्पर्म पे विश्वास होता है कि हाँ ये ज़रूरत पड़ने पे मुझे खाना देगा, मुझे इस पे विश्वास है। ये विश्वासजनक बंदे होते हैं, इनको हम एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। इनके पास एंडोस्पर्म बचता है। क्लियर है? ऐसे एग्जाम्पल है मेज, राइस, वीट, कैस्टर। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट दूँ ना, तो मैक्सिमम हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, वो एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक में आपको मोनोकॉट दे रखे हैं ज़्यादातर। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डाइकॉट एग्जाम्पल नहीं होगा, ज़्यादातर। ठीक है? नेक्स्ट चीज़, आप अपने ये जो तुम चने खाते हो, तुम मटर खाते हो, तुम देखते हो कॉटिलिडन के सूजे हुए हैं, इनको कतई विश्वास नहीं था अपने एंडोस्पर्म पे, ये इसको लूट मार के खा लेते हैं पूरा एंडोस्पर्म को, सारा न्यूट्रिशन लेके कहते हैं रहने दे भाई हम ही रख लेंगे। तो ये खा खा के से मोटे हो जाते हैं। तो इनका कॉटिलिडन फूला हुआ होता है। देखो पी, ग्राउंडनट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन को ज़्यादातर एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो ये है, मोस्टली आपको डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि विश्वास नहीं करने वाले मिलेंगे, और मैक्सिमम मोनोकॉट आपको एंडोस्पर्मिक मिलेंगे। ओनली समझ आ रहा है? एग्जाम्पल ऐसे हैं बहुत सारे, हम याद करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रूट पे। भाई हमें पता है ओवरी ही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट कहलाती है, और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट थे, सेपल थे, पेटल थे, जितने भी सब कुछ थे ना, वो सब कुछ डीजनरेट होकर झड़ के गिर जाते हैं क्योंकि उनका अब कोई काम नहीं है। फ्रूट के आपको यहाँ पे दो टाइप मिलेंगे। पहले टाइप में से एक होता है फ्लैशी मतलब समझो गूदेदार, जिसको अपन खाते हैं ना, जैसे कि गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, और तुम ये ऑरेंज वगैरह खाते हो, गूदेदार निकलते हैं, तो ये फ्लैशी होते हैं। और एक तरफ आप दूसरे खाते हो ड्राई फ्रूट्स में, जैसे ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो ये ड्राई है, इनमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट आओ, ये इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट, सच्चे फ्रूट, झूठे फ्रूट। सच्चे फ्रूट क्या होते हैं? ओवरी कहती है मैं फ्रूट बनाऊंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, ऐसे फ्रूट कहलाते हैं सच्चे फ्रूट। झूठे फ्रूट क्या होते हैं? थैलेमस कहता है अबे मेरा काम यही था क्या तुम सबको मेरे सिर पे लाद के चलूं, मैं भी फ्रूट बनाऊंगा, मैं भी फ्रूट में पार्टिसिपेट करूंगा, तुम मुझे खाओगे। तो थैलेमस जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दे फ्रूट में, वो कहलाते हैं झूठे फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल मुझे कैसे याद रहता है, मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, एक एप्पल, देखो तीनों ही बड़े महंगे माल हैं, समझ रहे हो, झूठे महंगे माल है, एप्पल बड़ा महंगा आता है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रख दो। स्ट्रॉबेरी कितनी महंगी आती है यार, खाने की इच्छा करने के बाद भी कंट्रोल करते हैं। काजू भाई भी कितना महंगा आता है। तो मुझे हमेशा ऐसे याद रहता है कि देखो एप्पल भी ऐसा सही स्ट्रक्चर है, और मेरा काजू का भी ऐसे ही बनता है, तो एक यूं, मतलब मुझे बहुत आसानी से याद रहता है, एप्पल, बीच में स्ट्रॉबेरी, ऊपर कैशू, दोनों का यूं ऐसे यूं निकला हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये बड़े मजाकिया फ्रूट होते हैं। सुनो, तुम सारा काम फर्टिलाइजेशन के बाद करो। ये भाई लोग कहते हैं हमें फ्रूट बनाना है, हमें सीड नहीं बनानी। ये लोग क्या करते हैं, इमेजिन करो, ये था ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाती है। तो क्या होता है, इंटरनली ये ओवरी, मैकेनिज्म में समझाते हुए होता क्या है, देखो इनफैक्ट मैकेनिज्म जो है बहुत आसान है। देखो ये जो ओवरी है यही आगे जाके फ्रूट बनाती है। ऐसा क्यों होता है? जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ना बेटा, तो एक्चुअली में ऑक्सिन के कारण तुम्हें पता है ना पॉलन ट्यूब में ऑक्सिन का इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सिन के कारण ये ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है, एक्चुअली में हम इसे आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो अपन अगर ऑक्सिन डाल दें तो ओवरी को ऐसा लगेगा कि पॉलन ट्यूब आई, तो वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है, वो खुद को फ्रूट में। पर अंदर तो सीड बना ही नहीं, तो भाई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन जाता है, सीड नहीं बनता। कंफ्यूज नहीं होंगे, पार्थेनोजेनेसिस अलग है, पार्थेनोकार्पी अलग है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्रूट मिल गया। तो पार्थेनोकार्पी, देखो कैसे याद रखोगे, कार्पी वर्ड फ्रूट के लिए यूज होता है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के एक ऑर्गेनिज्म बन जाना, जैसे कि मेल हनी बी, वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे सीड नहीं बनता, यानी कि फ्रूट होता है सीडलेस फ्रूट। अब मज़ेदार बात क्या है, हम ऑक्सिन इंड्यूस करा के भी पार्थेनोकार्पी करा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ऐसा फ्रूट कतई सेलेक्ट ना करें जहाँ पे तुम्हें सीड खाना हो। जैसे सपोज करो मैं पोमीग्रेनेट में एक्सपेरिमेंट कर दूँ, अनार में, तो मुझे खाना क्या है, सीड, और मैंने लो जिसमें ऑक्सिन ठूस दी, तो बाहर तुम्हें अनार गुप करके मिल जाएगा। अब तुम अंदर छिलोगे तो उसमें सीड नहीं मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट ध्यान से करें। आगे चलते हैं। अब आ रहा है एडवांटेज क्या है सीड के। भाई
बहुत एडवांटेज है सीड के प्लांट के लिए। पहले प्लांट में जेनेटिक वेरिएशन आता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और नेक्स्ट जनरेशन का प्रोटेक्शन हो जाता है क्योंकि सीड उसको कवर करके रखती है प्रॉपर। बेटर सीड डिस्पोजल, भाई इधर उधर आराम से, क्योंकि डॉर्मेंट है तो आराम से टाइम मिल जाता है इधर उधर खिसकाने का। पानी पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को यही फ़ायदा होता है। और इसमें खूब सारा खाना भी होता है, तो फूड की भी चिंता नहीं है। जब तक प्लांट अपने आप बड़ा होकर फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं है, इनके पास फूड रिजर्व है ताकि आराम से ये जिंदा रह सके। अब तुम्हारे और मेरे जैसे लालची लोगों के लिए क्या फ़ायदा है सीड का? हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, हमारा दाना पानी उसी से ही चलता है ना। ऑयल यार, ये अपन मूंगफली का तेल खाते हैं, सोयाबीन, मतलब कितने सारे हैं यार ऑयल्स। फिर स्पाइसेस, अपन कितने सारे मसाले, वो भी सीड्स ही हैं। मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग सीड्स में। तो अल्टीमेटली हम भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं सीड से। अब आते हैं सीड वाइबिलिटी। ये क्या होता है? देखो, सीड बन गया, पर एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो जर्मिनेट कर सकता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है सीड वाइबिलिटी। क्लियर? अब ये वाइबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अनफेवरेबल होगा कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। वाटर बहुत ज़रूरी होता है। रिजर्व फूड जरूरी है ना, वरना एकदम से थोड़ी ना पत्तियां बन के फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा। अब वाइबिलिटी अलग अलग पीरियड की होती है, कुछ में कुछ मंथ्स के लिए होती है, कुछ में बहुत सालों के लिए होती है, और इनफैक्ट कहीं कहीं तो 100 ईयर्स तक। जैसे कि हमें 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है। पहला ल्यूपिनस आर्टिकस, बोले तो ल्यूपाइन। हुआ ये था, आर्टिक टुंड्रा में ऐसे ना जो अपनी आइस है ना, आइस के अंदर इसके सीड दबे हुए रह गए थे। बाद में रिसर्च से पता चला कि एक्चुअली में वो 10 साल से डॉर्मेंट थे और उसके बाद भी वो ग्रो कर गए थे। क्लियर? दूसरा, अपने एक राजा जी थे, जो ये रहा इनका पैलेस, ये है किंग हैरल्ड्स पैलेस। यहाँ पे लोग हैं ना, उनको वो मिलते थे खजूर खा खा के इसे फेंक देते थे। अब सब तो मर गए, फिर वापस कहीं ना कहीं कोई ना कोई गया होगा गड़े मुर्दे उखाड़ने, उनको वहाँ पर इसे ना, यहाँ पर ये सीड मिला। उन्होंने उसको बाद में रिसर्च लैब में ले जाके देखा तो उन्हें पता चला वो 2000 साल पुराना है। तुम्हें नाम याद होना चाहिए। जो खजूर है उसका एक्चुअल नाम होता है फिनिक्स, ठीक है, जिसको अपन डेट पाम बोलते हैं। और अब याद करो, ये मोनोशियस का एग्जाम्पल है कि डायोशियस का एग्जाम्पल है? कमेंट में बताओ जल्दी से, ठीक है। और नेक्स्ट अब अपन आते हैं इस इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ पे। इस इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक? 1। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन ओव्यूल? आपने अभी तक 1 ही देखा है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट? बेटा ओव्यूल एक भी हो सकता है। जिन भी फ्रूट में एक सीड होती है उनमें ओव्यूल एक था। जिन भी फ्रूट में खूब सारी सीड्स होती है, जैसे कि पपाया, ऑर्किड, इनमें मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट? ओवरी अगेन एक भी हो सकती है, मोनोकार्पिलरी। अगेन मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है। मल्टी कार्पिलरी की भी 2 कंडीशन थी, सिनकार्पस अगर लड़कियां जुड़ी जुड़ी हैं, एपोकार्पस अगर लड़कियां फ्री फ्री है। एग्जाम्पल क्या था? मिशेलिया, लोटस, रोज। और इधर की साइड आपका क्या था? सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या था? एक लड़की जिसने सरसों का तेल लगा रखा है, एक हाथ से पपीता खा रही है, एक हाथ से टमाटर खा रही है। आ गया ये तुम फटाफट पढ़ लेना खुद से। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपोमिक्सिस पे। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड मिलना, बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा हो जाना, इसे कहते हैं हम एपोमिक्सिस, ठीक है। अब एपोमिक्सिस में देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट मियोसिस होता है, ये भी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, यानी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई। अब इसको अपन फटाफट समझते हैं। देखो, अपने पास 3 केसेस हैं, 3 में से सबसे पहले मैं पढ़ूंगी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो क्या होता है, बहुत आसान है, सुनना। ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है। ये एग बेचारा मासूम सा, एज नॉर्मल जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसे फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाता है? जाइगोट, ठीक है। अभी ये जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट है, ये थोड़े नॉटी हो जाते हैं, ये थोड़े एडवेंचरस हो पड़ते हैं। नाम ही क्या है? एडवेंटिव। तो भाइयों, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट थोड़े से नॉटी एडवेंचरस हो जाते हैं। ये कहते हैं खाली एग ही जाइगोट क्यों देगा? हम बिना फर्टिलाइजेशन के, ये तो फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, हम बिना फर्टिलाइजेशन के भाई जाइगोट, बोले तो एम्ब्रियो दे देंगे। तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कि आपके पास मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, बट न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट बहुत ही नॉटी और फनी हो जाते हैं और ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपको एम्ब्रियो दे देते हैं। तो बेटा यहाँ पे एम्ब्रियो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। द ओनली डिफरेंस इज ये आपका प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, ये आपका बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अल्टप्पे में बन गया। इसे हम बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो। क्लियर? अब आ जाओ एक और अपन फटाफट देख लेते हैं, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी क्या होता है। देखो,
यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, फीमेल जो होती है ना वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी पे। डिप्लोस्पोरी डी से डिपेंडेंट याद रखोगे, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। ये कहती है कि मैं एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, पहले मैं मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाऊंगी, उसके बाद में एम्ब्रियोसेक बनाऊंगी, एम्ब्रियोसेक के अंदर एग होगा, एक पता नहीं कौन सा कल का लड़का आएगा, फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ना, मुझे नहीं मंजूर। मैं खुद ही बिना मियोसिस के मेगास्पोर बना के, बिना मियोसिस के बिना ही डायरेक्ट ही एम्ब्रियोसेक बना दिया। तो बेटा अगर बिना मियोसिस के एम्ब्रियोसेक बनेगा तो 2n होगा, और 2n के अंदर का जो एग होगा वो भी 2n होगा, और वो ऑटोमेटिकली बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाएगा। तुम डिफरेंस समझो। वहाँ पे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में आपको मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम्ब्रियो मिल रहा है, यहाँ पे मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम्ब्रियो बना ही नहीं, यहाँ पे वो खुद से ही मस्त। डिप्लोस्पोरी फीमेल डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, आत्मनिर्भर लड़की है ये, है ना। नेक्स्ट देखो एपोस्पोरी। एपोस्पोरी और एक और अपर लेवल है। आपे कैसे याद करोगे तुम, आपे न्यूसेलस कहता है मैं इन सबको इन्वॉल्व क्यों करूं, मेरे पास अल्टीमेटली कैपेबिलिटी है। तो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट कहते हैं ना तो हमें ज़्यादा एडवेंचरस होना, ना मुझे ये डिप्लोस्पोरी के कचरे में कूदना, मैं भाई बिना मियोसिस के डायरेक्टली एम्ब्रियोसेक बना दूंगा। तो तुम देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है। फाइनल सुनो जल्दी से। डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी दोनों के अंदर आपका मेन जाइगोट ही बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, ठीक है। और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में एक जाइगोट एक एम्ब्रियो आपका फर्टिलाइजेशन से बना है, रिमेनिंग आपके बिना फर्टिलाइजेशन से बने। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक शॉर्ट सी समरी बनाइए, इसकी नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। एंड विद दिस वी एंड विद दिस चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एज वेल एज अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एंड इस एंटायर चैप्टर की PDF के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।